हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेक योर होम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो फ्लायर्स ब्रिक्स होते हैं इनके क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, या फिर आसान भाषा में बोला जाए कि इन ब्रिक्स में हमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रिक्स की जो डेंसिटी बताया था उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ब्रिक्स की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में कई सारे रिसर्च और हमारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिस वजह से जल्द आपके लिए वीडियो अपलोड करने के प्रेशर के कारण हमसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। इसलिए मैं अपनी पिछली गलती के लिए आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। तो जो लोग इस चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं, दोस्तों मेरा नाम है संजय नायक, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मेक योर होम। दोस्तों, ये हमारा सेकंड चैनल है। जो हमारा मेन चैनल है वो आपको इजी फिट के नाम से देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको प्लम्बिंग से रिलेटेड सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लायर्स ब्रिक्स के एडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों, ये जो फ्लायर्स ब्रिक्स है इसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो बाकी सभी ब्रिक्स से सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, जिस वजह से इसके ट्रांसपोर्टेशन या फिर स्टोरेज में होने वाली वेस्टेज अदर ब्रिक्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। इसका वेस्टेज आपको 1 या 2% देखने को मिलेगा। और साथ ही ये बहुत ही अच्छी फायर रेजिडेंट भी होती है, जिस वजह से घर में आग लग जाने की कंडीशन में ये आग को फैलने से रोकने में काफी ज्यादा मदद करती है, क्योंकि ये मशीनों द्वारा बनाया जाता है, जिस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिलता है। इससे ये फायदा होता है कि इसका जो नंबर ऑफ कवरिंग एरिया है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो जिस क्वांटिटी में ये जितने एरिया को कवर कर पाएगा वही सेम क्वांटिटी में जो आपका रेगुलर ब्रिक्स होते हैं वो इतना एरिया कवर नहीं कर पाएगा। इन ईंटों से जो दीवारें बनती है उनकी फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी बनकर आती है। ऐसे में इनमें जो प्लास्टर किया जाता है उसकी थिकनेस आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में प्लास्टर में आने वाले कॉस्ट को आप इन ईंटों की मदद से थोड़ा सा कम कर सकते हो। रेगुलर ब्रिक्स के मुकाबले ये थोड़ी सी लाइट वेट होती है, जिस वजह से बिल्डिंग या घर के स्ट्रक्चर में पड़ने वाले डेड लोड को इससे कम किया जा सकता है। और दोस्तों, इन्हें यूज करने से पहले इन्हें पानी में डुबो कर रखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है रेगुलर ब्रिक्स के मुकाबले। दोस्तों, ये तो हुई इसके एडवांटेजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों, इसका जो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेशन ऑफ साइजेस। दोस्तों, ये जो फ्लायर्स ब्रिक्स है ये आपको ज्यादातर मॉड्यूलर साइज में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे लार्ज साइज में नहीं बनाया जाता है। क्योंकि इसे अगर लार्ज साइज में बनाया जाए तो फिर ये इतना ड्यूरेबल नहीं हो पाएगा जितना कि ये मॉड्यूलर साइज में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, मुझे इसमें एक और खामी देखने को मिलती है, लेकिन ये डिसएडवांटेज है या नहीं वो आप डिसाइड करना, क्योंकि ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बस मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं कंपेयर करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसको रेड ब्रिक्स से कंपेयर करना पड़ेगा। अब ये जो रेड ब्रिक्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि सर्दियों में दिन के समय में हमें धूप से जो भी गर्मी मिलती है ये ब्रिक्स उन गर्मी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर यानी कि अपने अंदर स्टोर कर रख लेता है। अब ऐसे में जब रात आती है तो जो भी हीट ब्रिक्स में स्टोर होती है उसकी मदद से घर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिस वजह से हमें घर में थोड़ी सी कम सर्दी लगती है और घर के बाहर में हमें थोड़ी सी ज्यादा सर्दी लगती है। और दोस्तों, यही बात करेंगे हम फ्लायर्स ब्रिक्स में, तो दोस्तों इसमें हीट अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। हालांकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई है, पर हीट अब्जॉर्प्शन और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग बातें हैं, जिसको मैं किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने के कारण ये गर्मी के दिनों में बहुत ही जल्द गर्म हो जाएगा और सर्दी के दिनों में बहुत ही जल्द ठंड पड़ जाएगा। पर इंडियन क्लाइमेट के अनुसार ये उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर ऐसी जगह जहाँ पर सालों भर ठंडी पड़ती है वैसी जगह के लिए ये ईंटें उतनी अच्छी साबित नहीं होती है। दोस्तों, ये तो हुई इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी के बारे में, या फिर ईंट की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में, यानी कि घनत्व के बारे में, जिसका एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। अब मान लिया जाए कि ये 1 मीटर का एक क्यूब बना हुआ है जो कि ईंट का बना हुआ है। अब हमें इसको बनाने में कितनी ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, और साथ ही इसकी डेंसिटी भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। दोस्तों, नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम यानी कि आयतन को कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसे एक ईंट के आयतन से भाग देना पड़ेगा। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम 1 मीटर क्यूब के आयतन को कैलकुलेट करते हैं। तो
तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई और जो ऊंचाई रहेगी वो तो 1 ही मीटर रहेगी, लेकिन हम इसे सबसे छोटी इकाई यानी कि मिलीमीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। इसे कैलकुलेट करने के बाद 1 और 0 की संख्या 9 हमें प्राप्त होगी। अब दोस्तों हमें एक ईंट का मेजरमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पास फ्लाइज ब्रिक्स नहीं था, इसलिए मैंने रेड ब्रिक्स का ही मेजरमेंट किया। हालांकि दोनों का साइज एक ही जैसा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी जो लंबाई मुझे देखने को मिल रही है वो मुझे 24 सेंटीमीटर देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे इसकी चौड़ाई की, तो वो मुझे 11 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है। और फिर बात करेंगे इसकी ऊंचाई की, तो दोस्तों ये मुझे 7 सेंटीमीटर देखने को मिला। तो जो भी मेजरमेंट था मैंने आपके सामने ही किया। अब इसकी भी सबसे छोटी इकाई यानी कि मिलीमीटर में कन्वर्ट करके हम इसका आयतन निकाल लेंगे, जो कि कुछ इतना आपको देखने को मिलेगा। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम को हमें इससे भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद हमें प्राप्त होते हैं 541.12, यानी कि हम इसे 542 मान सकते हैं। यानी कि इस ईंट की मदद से 1 मीटर का एक क्यूब बनाया जाए तो हमें 542 ईंट की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों एक फ्लाइज ब्रिक्स की जो एवरेज वेट होती है वो 2.6 केजीज होती है। अब डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मास की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में हम नंबर ऑफ ब्रिक्स को 2.6 केजी से गुना कर देंगे। अब डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ईंट का जो हमारा वॉल्यूम है वो भी हमें ज्ञात है और ईंट का जो हमारा मास है वो भी हमें ज्ञात है। तो अब हम दोनों को भाग देकर देखेंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारा मास है वो केजी में है, हमें उसे सबसे छोटी इकाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि मिलीग्राम में। तो जैसा कि हम सभी को पता है 1 केजी में 1 मिलियन मिलीग्राम होते हैं, इसलिए हमें 1409 केजी को 1 मिलियन से गुना करना पड़ेगा, जो कि कुछ इतना आपको देखने को मिलेगा। अब इस फिगर को हमें ईंट के वॉल्यूम से भाग देना पड़ेगा। भाग देने पर हमें प्राप्त होंगे 762 कुछ पॉइंट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसे कि हम 763 लिख सकते हैं, यानी कि 763 केजी मीटर क्यूब आपका जो डेंसिटी है वो आपका फ्लाइज ब्रिक्स का डेंसिटी होता है। हालांकि मैंने जो मेजरमेंट किया था वो मैंने रेड ब्रिक्स का ही किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का जो साइज है वो एक ही जैसा होता है। लेकिन मैंने जो वजन पुट किया था उसमें मैंने फ्लाइज ब्रिक्स का ही वजन पुट किया था, इसलिए जो ये कैलकुलेशन है ये फ्लाइज ब्रिक्स का निकल कर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना ना भी करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।